गज़ा समर्पित है अस्वीकृति को। अस्वीकृति भूख की, अस्वीकृति प्यास की, अस्वीकृति विस्थापन और यातना की, अस्वीकृति घेराबंदी की और मृत्यु की भी। ये फिलिस्तीनी कवि महमूद दरवेश की कविता साइलेंस फॉर गज़ा के एक हिस्से का कच्चा अनुवाद है। पिछले कुछ वक्त से गज़ा पर जो बीत रहा है, ये लाइनें उसकी पटकथा सरीखी लगती हैं। ये भूख से तड़पते बच्चे और खंडहर में तब्दील हो चुकी गज़ा पट्टी भर की बात नहीं है, न ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष की बात भर है। ये उससे कहीं आगे और कई दशकों पहले की बात है। ऐसे में फिलिस्तीन के सदी भर से ज़्यादा के संघर्ष को समझना ज़रूरी हो जाता है, वो भी तब जब यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे मुल्कों ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी हो। भारत भी इसी पक्ष में खड़ा नजर आता हो। 150 से ज़्यादा देशों के समर्थन के बावजूद आखिर आज भी आज़ादी क्यों मांग रहा है फिलिस्तीन? क्या है इसके संघर्ष की कहानी? क्या भारत ने अब हाथ बढ़ाए हैं या पहले भी हमने इसकी आवाज़ को मजबूती दी थी? इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? नमस्ते, मैं अंकुर और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी फिलिस्तीन के अतीत और अस्वीकार की। Brought to you by Mrs. Bectors. Mrs. Bectors Cremica non-stop बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों ही ऐसी ताकतें रहीं जिन्होंने दुनिया को किसी जागीर की तरह समझा। जहां व्यापार करने गए वहां राज किया। जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो किसी भी दो अफसरान को बिठाया और हजारों साल की सांस्कृतिक पहचान को धता बताकर लकीरें खींच दी। इन लकीरों ने लाखों को मरते देखा, करोड़ों के विस्थापन की ये गवाह बनी। मसलन ब्रिटिश गए तो भारत और पाकिस्तान को बांट गए। अफ्रीका में देशों का ऐसा बंदर बांट हुआ मानो किसी नए बसे शहर के सेक्टर काटे गए हों। मिडिल ईस्ट में भी कुछ ऐसा ही मसौदा गुपचुप तरीके से 1916 के साइक्स पिको एग्रीमेंट के नाम से तैयार हुआ था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ एक समझौता था। इसके तहत ऑटोमन साम्राज्य के इलाकों को बांटा गया था, जिसने 400 सालों तक मध्य एशिया पर राज किया। चूंकि जेरूसलम मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों का ज़रूरी धार्मिक केंद्र था और ये फिलिस्तीन का हिस्सा था, इसलिए साइक्स पिको एग्रीमेंट में यह प्रावधान किया गया कि जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाया जाए। एक तरफ ब्रिटेन ने अरब विद्रोह का समर्थन किया जो कि फिलिस्तीनियों के हित में था, और दूसरी तरफ 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन जारी कर दिया जो यहूदियों के फिलिस्तीन में बसने का समर्थन करता था। इस विरोधाभास ने फिलिस्तीन में उथल पुथल के लिए चिंगारी का काम किया। 1917 में भारत भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था, इसलिए भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने फिलिस्तीन अरब एकजुटता को एंटी कॉलोनियल नज़रिए से समर्थन दिया। गांधी एंड द मिडिल ईस्ट नाम की किताब में सिमोन पंटर ब्रिक बताते हैं, महात्मा गांधी ने बेल्फोर डिक्लेरेशन की आलोचना करते हुए कहा था, फिलिस्तीन अरबों का है, यहूदियों को यहाँ बसाने से संघर्ष होगा। 1981 में छपे बॉम्बे क्रॉनिकल के एक लेख के हवाले से गांधी ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है यहूदियों और ईसाइयों को फिलिस्तीन जाने और अपने धार्मिक अधिकारों के पालन में कभी कोई मुश्किल नहीं आई। ऐसे में नैतिकता या युद्ध के किसी भी सिद्धांत के मुताबिक मित्र राष्ट्रों का यहूदियों को फिलिस्तीन भेंट करना उचित नहीं है। पहले विश्व युद्ध के बाद बेल्फोर और साइक्स पिको की पोल खुल गई, लिहाजा 1920 में फिलिस्तीन को ब्रिटिश मैंडेट के अधीन लाया गया। लीग ऑफ नेशंस, यूएन को जिसका उत्तराधिकारी माना गया, इसके आदेश पर 1922 में इसे फॉर्मलाइज भी किया गया। इसी बीच यहूदियों का यहाँ आकर बसना लगातार जारी रहा। एक दशक तक यही चलता रहा। फिर आया 1930 का दशक। जर्मनी में नाज़ी पार्टी की सरकार बनी और यहूदियों को नस्लीय हिंसा का शिकार होना पड़ा। ऐसे में उनके फिलिस्तीन में बसने की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसके चलते मिडिल ईस्ट में दोबारा गहमा गहमी शुरू हो गई। इसी का नतीजा रहा 1936 से 1939 तक का ग्रेट फिलिस्तीन विद्रोह। ये विद्रोह ब्रिटिश शासन और बढ़ती यहूदी बसावट के खिलाफ था। इसमें हजारों फिलिस्तीनी मारे गए। एक बार फिर गांधी की कलम से यहूदियों की परिस्थितियों और फिलिस्तीन की मांग पर एक लेख सामने आया। 1938 में हरिजन पत्र में छपा ये लेख फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर समर्थन देता दिखाई दिया। महात्मा गांधी ने लिखा था, यहूदियों को मैं लंबे अरसे से जानता हूँ, उन पर सदियों से हुए अत्याचार को भी मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी सहानुभूति मुझे न्याय की मांग से विचलित नहीं करती। फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए राष्ट्रीय घर, नेशनल होम की मांग मुझे अपील नहीं करती। फिलिस्तीन अरब के लोगों का है, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का और फ्रांस फ्रेंच लोगों का। इसके बाद आया यहूदियों के लिए सबसे बुरा दौर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर ने लाखों यहूदियों को मारा, लिहाजा एक बार फिर उनका विस्थापन बढ़ता गया। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक बार फिर मांग वही थी, पर सोल्यूशन अभी भी नहीं था।
1947 में संयुक्त राष्ट्र ने रेजोल्यूशन 181 के तहत फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव रखा। आधे से ज़्यादा ज़मीन यहूदियों को और आधे से कुछ कम फिलिस्तीनी अरबों को दी गई। जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पर इसमें अलग रखा गया था। ये वो मौका था जब ब्रिटिश हुकूमत ने यूएन में इस मुद्दे को डालकर चुपचाप अपना पल्ला झाड़ लिया था। वहीं भारत ने एक बार फिर फिलिस्तीन का समर्थन किया। जवाहरलाल नेहरू ने यूएन के फैसले को उपनिवेशवाद की निरंतरता बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन से भी हुए पत्राचार में नेहरू ने यहूदी अरब संघर्ष को सेटलमेंट से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ झुका बताया था। नेहरू फिलिस्तीन और इजराइल को अलग थलग चश्मे से देखते थे। उन्होंने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए सहायता भी दी। फिर 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। इसी के तुरंत बाद अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने हमला किया, लेकिन जीत हासिल हुई इजराइल को। और रेजोल्यूशन 181 के तहत उसे जितनी ज़मीन मिली थी, इजराइल ने उससे ज़्यादा पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। फिर साल आया 1949। इस साल हुए शांति समझौतों ने सीमाएं ज़रूर तय की, लेकिन शांति नहीं आई। गजा पट्टी का हिस्सा इजिप्ट के पास गया और वेस्ट बैंक के साथ जेरूसलम जॉर्डन के पाले में आ गया। फिलिस्तीनी शरणार्थी जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में जा बसे। 1964 में इन्हीं हिस्सों पर PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पैर जमाने शुरू किए। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने PLO को भारत की ओर से मान्यता दे दी और इसके अगुवा यासिर अराफात को भाई कहकर संबोधित किया। भारत PLO को मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। रही बात इजराइल की, तो भारत ने इजराइल को 1950 में संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता भी दी थी, लेकिन फिलिस्तीन के हिस्सों पर भारत हमेशा अरब के साथ रहा। 1992 में जाकर भारत ने इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालांकि नेहरू के दौर से ही इजराइल हमारा सहयोगी रहा है। 1962 में चीन से युद्ध के समय इजरायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने न सिर्फ हथियार दिए, बल्कि भारत को हर संभव मदद की पेशकश भी की थी। आज जब दूसरे देशों से फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृतियां मिल रही हैं, ऐसे में भारत की तरफ से इसे हमेशा दिए गए समर्थन और फिलिस्तीन के साथ जो हुआ उसे गूंथ कर इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अनुराग मिश्रा ने। अपना ख्याल रखिए और ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।